पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर गुरुवार को बड़ा हमला हो गया। इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के दौरान एक शख्स ने इमरान खान को सरेआम गोली मार दी। हालांकि हमले में इमरान खान की जान तो बच गई, लेकिन उनके दाहिने पैर में 3 से 4 गोलियां लगने की खबर है। घटना में कई लोग घायल भी हो गए। जानकारी के मुताबिक इमरान का मार्च पंजाब के वजीराबाद इलाके में पहुंचा ही था। उसी वक्त AK-47 से हमलावर ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इमरान खान की लॉन्ग मार्च पर फायरिंग करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके सही नाम को लेकर पुलिस ने अभी तक जानकारी नहीं दी है। कुछ खबरों में उसका नाम फैजल और कुछ में जावेद इकबाल बताया गया है। हमलावर के पुलिस कस्टडी में दिए गए बयान का वीडियो सामने आया है। इसमें आरोपी कहता है कि वो अकेले ही हमला करने आया था। वो इमरान को जान से मारना चाहता था, क्योंकि खान के लॉन्ग मार्च में अजान के दौरान भी डेक बजता रहता था। अटैकर ने इमरान पर लोगों को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। इमरान खान पर हमले के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। पाकिस्तान के शहरों में आगजनी की घटना सामने आई है। कराची, क्वेटा, इस्लामाबाद, बहावलनगर में हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। पेशावर, कोहट, मलाकंद, फैसलाबाद में मौजूद सरकार को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। तो वहीं लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर भी प्रोटेस्टर्स ने खूब हंगामा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने वजीराबाद में हुई गोलीबारी की घटना की कड़ी निंदा की है। पाकिस्तान सरकार के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के एक ट्वीट के अनुसार उन्होंने गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह को IGP और मुख्य सचिव पंजाब से घटना पर तत्काल रिपोर्ट लेने का निर्देश दिया है। इमरान ने 28 अक्टूबर को शहबाज शरीफ सरकार के इस्तीफे और जल्द से जल्द जनरल इलेक्शन की मांग को लेकर लॉन्ग मार्च शुरू किया था। इस लॉन्ग मार्च के शुरू होने के बाद अलग अलग वजहों से एक महिला पत्रकार समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। इधर अब बात करते हैं दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण की। दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सांस लेना दूभर हो गया और बच्चों की पढ़ाई भी ठप हो गई है और नए डाटा बिल्कुल डराने वाले हैं। क्या है ये, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली की हवा गंभीर स्तर को पार करके खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। गुरुवार को दिल्ली में AQI 546 दर्ज किया गया और विजिबिलिटी भी काफी लो रही। हवा की लगातार खराब होती क्वालिटी को देखकर लग रहा है कि दिल्ली वालों के लिए नवंबर मुश्किल रहने वाला है और आने वाले दिन प्रदूषण को लेकर चुनौती भरे रहेंगे। प्रदूषण को रोकने के सारे प्रयास फेल होते नजर आ रहे हैं और आज हवा की क्वालिटी खतरनाक लेवल पर है। IITM पुणे के अनुसार 5 नवंबर को प्रदूषण खराब स्तर पर पहुंच सकता है। वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद दिल्ली NCR में डीजल से चलने वाले हल्के वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इलेक्ट्रिक या CNG पर नहीं चलने वाले ट्रकों के दिल्ली में प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद ग्रैब का स्टेज 4 लग गया है, यानी अब जरूरी सामान लेकर आने जाने वाले ट्रक ही राजधानी में आ सकेंगे। बता दें कि इससे पहले दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया था। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर का सबसे बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पर दिख रहा है। दिल्ली से सटे नोएडा के सभी स्कूलों में 8वीं तक की क्लास बंद कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक अगले मंगलवार तक 8वीं तक की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से होगी। साथ ही प्रशासन के अगले आदेश तक स्कूलों में सभी आउटडोर एक्टिविटी पर भी रोक लगा दी गई है। वहीं जरूरत होने पर 9वीं से 12वीं तक की क्लास भी ऑनलाइन चलाने के निर्देश हैं। दिल्ली NCR में पॉल्यूशन की वजह से लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। पंजाब में जलने वाली पराली इसका मुख्य वजह है। पंजाब के संगरूर जिले से पराली जलाए जाने के काफी मामले सामने आते रहे हैं। अब प्रशासन ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है और जो किसान अपने खेतों में पराली जला रहे हैं उनके खिलाफ रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री की जा रही है। इसके अलावा किसानों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। बता दें कि पूरे पंजाब के मुताबिक सिर्फ संगरूर में ही 12% पराली जलाए जाने के मामले सामने आए हैं। गुजरात में चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां एक्टिव मोड में आ गई हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए जीत की राह इतनी भी आसान नहीं होने वाली। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 2 फेज में 1 और 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने गुरुवार को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। गुजरात विधानसभा का कार्यकाल 18 फरवरी 2023 को खत्म हो रहा है।
182 सीटों के लिए हो रहे इस चुनाव में 1 दिसंबर को 89 सीटों पर और 5 दिसंबर को 93 सीटों पर वोटिंग होगी। नतीजे 8 दिसंबर को यानी हिमाचल विधानसभा चुनाव के साथ ही रहेंगे। गुजरात में 2007 से ही दिसंबर में चुनाव होता रहा है। गुजरात विधानसभा की तारीखों के ऐलान के साथ चुनावी समीकरण सेट होने लगा है। अभी बीजेपी की ओर से भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल पहले ही संकेत दे चुके हैं कि राज्य में कोई बदलाव नहीं होगा। बीजेपी के अलावा कांग्रेस और आप भी मैदान में है। हालांकि दोनों पार्टियों ने अब तक CM कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है। बात कांग्रेस की करें तो पार्टी में भरत सोलंकी CM पद के लिए रेस में सबसे आगे है, तो वहीं आम आदमी पार्टी में अभी तक गोपाल इटालिया और ईशुदान गढ़वी CM के दावेदार हैं। आज आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव से पहले अपने CM पद के उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है। पार्टी की तरफ से बताया गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा आमजन की राय के आधार पर होगी। बता दें कि गुरुवार को आपने गुजरात चुनाव के लिए उम्मीदवारों की 9वीं सूची जारी की थी। पार्टी ने इस लिस्ट में 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। पार्टी ने लिस्ट जारी करते हुए कहा था कि इस बार गुजरात की जनता परिवर्तन लाने जा रही है। गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही इस पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करते हुए उस पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने तंज कसते हुए कहा है कि चुनाव आयोग का शुक्रिया कि बीजेपी सरकार के दबाव के बाद भी गुजरात में चुनाव का ऐलान किया। वहीं चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाब देते हुए कहा गया कि गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा में देरी की एक वजह हाल ही में मोरबी पुल हादसा है। घटना के बाद राज्य में राजकीय शोक भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर गुजरात से पहले हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन आखिर हिमाचल प्रदेश बीजेपी के लिए इतना अहम, इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांगड़ा के नगरोटा में हनुमान मंदिर दर्शन के बाद जनसंपर्क अभियान में शामिल होंगे और ठारू मैदान नगरोटा में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद कांगड़ा के विधानसभा क्षेत्र जसमा परागपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर ऊना में महतपुर टैक्सी स्टैंड में रैली करेंगे। बता दें कि अमित शाह देर शाम को जनसंपर्क अभियान में भाग लेंगे और ऊना जिले के 5 विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। हिमाचल चुनाव में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। एक तरफ खुद गृह मंत्री अमित शाह चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने मोर्चा संभाल रखा है। आज अमित शाह के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी कांगड़ा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में बैक टू बैक रैलियां करने वाले हैं। JP नड्डा दोपहर 12 बजे संदोल और मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जिस तरह से बीजेपी के बड़े नेता हुंकार भर रहे हैं और उससे साफ है कि पार्टी किसी भी कीमत पर हिमाचल को फतह करना चाहती है। और इसी बीच अगली खबर आपको बताते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक बड़ा सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में एक बड़ी आतंकी साजिश के नाकाम होने की खबर सामने आई है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में 3 आतंकवादी मारे गए हैं, तो वहीं पिछले 48 घंटे में घाटी में सेना ने पाकिस्तान के 6 आतंकियों को ढेर कर दिया है। यही नहीं, मारे गए आतंकियों के पास से AK-47 राइफल भी बरामद हुआ है। हालांकि सेना के ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकी POK की तरफ भागने में सफल हो गए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों द्वारा की गई गोलीबारी में 2 प्रवासी मजदूर घायल हो गए, जिनमें से एक नेपाली नागरिक है। जानकारी के मुताबिक आतंकवादियों ने 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलीबारी की थी, जिनमें से एक बिहार का और दूसरा नेपाल का रहने वाला है। दोनों मजदूर अनंतनाग के बोंडिया लगाम स्थित निजी SPS स्कूल में काम करते हैं। हमले के बाद दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और गुपकार गुट के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने एक बड़ा ऐलान किया है। क्या है वो ऐलान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। एक तरफ जम्मू कश्मीर में आतंकवादी साजिशें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो दूसरी तरफ घाटी के सीनियर लीडर फारूक अब्दुल्ला ने ये नया ऐलान कर दिया है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि यदि जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया तो उनके बेटे उमर अब्दुल्ला विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन का काम पूरा कर लिया गया है। हालांकि चुनाव को लेकर अभी तक कोई भी बड़ी घोषणा नहीं की गई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली में एकाएक पीओके को लेकर नारे लगाए जाने लगे और इसी बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब राजनाथ सिंह की तरफ से आया। क्या था, 30 सेकंड की रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गुरुवार को राजनाथ सिंह कांगड़ा पहुंचे थे, लेकिन अचानक ही राजनाथ सिंह की रैली में पीओके चाहिए के नारे लगने लगे। लोगों ने रक्षा मंत्री से मांग की कि पीओके भी अब भारत में चाहिए। हालांकि राजनाथ सिंह का जवाब काफी इंटरेस्टिंग था। वो लोगों से इस मसले पर धैर्य रखने की बात कहते हुए नजर आए। बता दें कि राजनाथ सिंह हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों को लेकर बात कर रहे थे और इस दौरान रैली में मौजूद लोग जोश में आ गए और भीड़ में पीओके चाहिए के नारे लगने लगे। इधर बात महाठग सुकेश चंद्रशेखर की, जिसकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बड़ा फैसला सुना सकता है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल सुकेश का आरोप है कि उसने AIADMK की शशिकला गुट से चुनाव चिन्ह दिलाने के नाम पर 50 करोड़ की ठगी की थी। अब इसी मामले में सर्वोच्च अदालत बड़ा फैसला सुना सकती है। सुकेश लोगों को ठगने के मामले में 2017 से तिहाड़ जेल में बंद है। कई बॉलीवुड एक्ट्रेस का नाम सुकेश के साथ विवादों में सामने आ चुका है। अभी हाल ही में सुकेश ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन पर वसूली के भी आरोप लगाए थे। और इसी बीच आपको बता दें, दिल्ली शराब घोटाले मामले में अब मुश्किलें किसकी बढ़ेंगी, किसके पक्ष में फैसला आएगा, किसको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, 30 सेकंड की रिपोर्ट में दिखाते हैं। दिल्ली की शराब नीति में कथित घोटाले मामले में राउ रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। मामले के आरोपी अभिषेक बोयनपल्ली की जमानत याचिका पर कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। बता दें कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने CBI को नोटिस जारी किया था। दरअसल ये वही शराब नीति घोटाला है जिसमें दिल्ली सरकार पर शराब कारोबारियों को लाइसेंस फीस में 144 करोड़ रुपए की छूट देने का आरोप लगा था। आरोप ये भी था कि इस छूट के लिए कैबिनेट को लूप में नहीं रखा गया, बल्कि मंत्री स्तर पर ही फैसला ले लिया गया। इधर मुंबई एयरपोर्ट पर 4 करोड़ की विदेशी करेंसी जब्त की गई है। तो साथ ही ऊना से एक खबर है जहां पर एक बच्चे को भारत माता की जय बोलना भारी पड़ गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। मुंबई एयरपोर्ट से एक बार फिर बड़ी संख्या में विदेशी करेंसी जब्त हो गई है। मुंबई हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग के अधिकारियों ने चेकिंग के दौरान 4,97,000 अमेरिकन डॉलर बरामद किए हैं, जिनकी कीमत भारतीय मुद्रा में लगभग 4 करोड़ 1 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम विभाग ने एक करेंसी दुबई जा रहे एक परिवार के पास से जब्त की है। फिलहाल परिवार के तीनों सदस्य पुलिस गिरफ्त में हैं। मऊ में बीजेपी नेता के भतीजे को गोली मारने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी गैंग के करीबी बदमाश पंकज सिंह ने बुधवार को बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के भतीजे को गोली मार दी थी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया था। लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही उसे दबोच लिया है। जानकारी के मुताबिक अजय दुबे अपने घर से सामान लेने के लिए दुकान पर गया हुआ था। तभी बाइक सवार 2 युवक वहां पहुंचे और उसमें से एक आरोपी पंकज सिंह चक्रवात ने पिस्टल से अजय को गोली मार दी थी। यूपी के बुलंदशहर के लुहारली टोल प्लाजा से मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला बुधवार का है, जब टोल प्लाजा का सुपरवाइजर घर लौट रहा था। इसी दौरान कुछ कार सवार युवकों ने उसे ओवरटेक कर रुकवा लिया। रुकते ही कार से 4 युवक उतरे और उन्होंने लाठी डंडों से उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित सुनील कुमार ने बताया कि टोल प्लाजा से कुछ स्थानीय दबंग लोग अपने वाहनों को फ्री में पास कराना चाहते हैं। टोल मांगने पर ये लोग अभद्रता करते हैं और दबंगई दिखाते हैं। देश भर में नदियों को समर्पित एक विशेष उत्सव मनाया जाना है। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी पहल की जा रही है ताकि नदियों के पुनरुद्धार के बारे में सोचा जाए। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय गंगा उत्सव मनाने की तैयारी में है। आज देश के सभी हिस्सों में इस उपलक्ष्य में आयोजन किए जाएंगे। गंगा उत्सव 2022 का एक मुख्य उद्देश्य अपनी नदियों का उत्सव मनाना है और देश भर के नदी घाटी क्षेत्र में नदियों के पुनरुद्धार के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस भव्य कार्यक्रम को आजादी के 75 साल के प्रति समर्पित किया गया है। गंगा उत्सव के तहत वास्तविक और वर्चुअल मंत्र के जरिए केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया जाएगा। बात इजराइल की करते हैं, जहां ताजा चुनावों में बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और इस बात को लेकर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। ब्राजील के राष्ट्रपति जय बोल्सोनारो के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं। लोगों ने सेना से मौजूदा संकट में हस्तक्षेप करने और बोल्सोनारो को सत्ता में बनाए रखने की मांग की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो और तस्वीरों में ब्राजील की सड़कों पर विशालकाय जनसैलाब को देखा जा सकता है, जो सिल्वा की जीत के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। बोल्सोनारो के समर्थकों का कहना है कि सिल्वा ने चुनाव में धोखाधड़ी की है। बोल्सोनारो ने कहा था कि अगर वो चुनाव हारे तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता चुनेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू एक बार फिर इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। गुरुवार को हुए फाइनल राउंड की काउंटिंग में नेतन्याहू की पार्टी लिकुड ने 120 में से 64 सीटें जीत ली हैं। नेतन्याहू को सत्ता में आने के लिए 61 सीटों की जरूरत थी, जिसके बाद पूर्ण बहुमत के साथ किसी पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। इधर काउंटिंग के बाद उनके प्रतिद्वंदी और प्रधानमंत्री याइर लैपिड ने हार मान ली है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी ने भी बेंजामिन नेतन्याहू को जीत पर बधाई दी है। रूस यूक्रेन जंग के बीच वैम्पायर की एंट्री होने जा रही है। ये वैम्पायर अमेरिका से आएंगे और जंग में यूक्रेन का साथ देंगे। इस बात पर मुहर भी लग गई है। आपको बता दें कि ये वैम्पायर एक घातक एंटी ड्रोन सिस्टम है, जिनकी मदद से ड्रोन को आसमान में ही नष्ट किया जा सकता है। ये ड्रोन के साथ मानव रहित विमान को भी मार सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैम्पायर सामान्य गाड़ियों पर भी हिट हो जाते हैं और उन्हें किसी भी जगह बड़े ही आराम से ले जाया जा सकता है। रूस से जंग में यूक्रेन को सबसे ज्यादा मदद अमेरिका दे रहा है। अमेरिका ने अब तक यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियार मुहैया कराए हैं और इन्हीं हथियारों के बलबूते यूक्रेन इस जंग को इतना लंबा खींच सका है। लेकिन अब यूक्रेन पर हथियार गायब करने और कालाबाजारी करने के आरोप लग रहे हैं। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने जो हथियार यूक्रेन को दिए हैं, उनमें से 90% हथियार गायब है या फिर इनका कोई हिसाब किताब यूक्रेन के पास नहीं है। उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट के बाद जापान के ऊपर से मिसाइलों के गुजरने की खबर सामने आई है, जिसके बाद जापान ने अपने नागरिकों को सतर्क कर दिया है और उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट पर हिदायत देते हुए लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा है। बता दें कि उत्तर कोरिया ने गुरुवार को भी हथियारों का परीक्षण जारी रखा। उसने एक बैलिस्टिक मिसाइल सहित कम से कम 3 मिसाइलें दागी। परीक्षण के चलते जापान सरकार को अपने नागरिकों को आसपास के इलाके खाली करने के अलर्ट जारी करने के साथ ही ट्रेनों को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा।